हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं रशीद अहमद सिद्दीकी और उनके मजमून चारपाई के बारे में। रशीद अहमद सिद्दीकी और उनका मजमून चारपाई बहुत ही अहम मजमून है। यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th की उर्दू है उसके निसाब में शामिल ये मजमून है। इस लिहाज से क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। देखिए, एग्जाम में आपको रशीद अहमद सिद्दीकी से रिलेटेड मारूजी सवालात भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी की सवाने हयात लिखने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है कि आपकी सवाने उम्री पर एक नोट लिखिए, यानी आपकी बायोग्राफी के बारे में मुख्तसरन एक नोट लिखें। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। इसलिए आपकी सने विलादत, सने वफात, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कहाँ हुआ है, और साथ ही साथ में आपकी तालीम से मुतालिक आपने तालीम कहाँ हासिल की, और इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम किताबों के बारे में, और आप किस सिर्फ से ताल्लुक रखते हैं। अगर इन चीज़ों को आप याद कर लेते हैं तो बआसानी रशीद अहमद सिद्दीकी की सवाने हयात, सवाने उम्री बहुत अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपकी पैदाइश और वफात के बारे में दोनों चीजें मेंशन की गई हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी याद रखेंगे, सबसे पहले देखें रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आप याद रखिएगा, मौजा मड़ियाहो, जिला जौनपुर, यूपी में पैदा हुई। ये लाइन तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, अपनी आप आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको अपनी जुबान में लिख सकते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए पैदाइश कहाँ हुई। इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ में दाखिला लिया, यानी इब्तदाई तालीम जौनपुर में और मजीद तालीम के लिए, आगे की एजुकेशन के लिए अलीगढ़ में आपने दाखिला लिया, प्रवेश लिया। एमए करने के बाद मुलाजिम हो गए और सारी जिंदगी अलीगढ़ में गुजारी। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज था। जब अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और शोबे उर्दू का बाकायदा क़याम अमल में आया तो रशीद साहब उसके सदर बनाए गए। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के पहले सदर का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद साहब को तालिब इल्मी के जमाने ही से लिखने का शौक था। अलीगढ़ मैगजीन में उनके मजाहिया मजामीन शामिल होते थे, यानी आप एक बेहतरीन मजाह निगार, आपका ताल्लुक किस सिन्फ से है, मजाह से, और बहुत पसंद किए जाते थे। इनकी मज़ामीन बावकार ज़राफ़त के आला नमूने हैं। इनकी नसर में तंज का भरपूर वार होता है। उमूमन रमज इशारे से काम लेते हैं। मिलते जुलते लफ्जों और मुतज़ाद लफ्जों को खूब खपाते हैं। यही वजह है कि इनकी इबारत अक्सर आम फहम नहीं होती, यानी बिल्कुल आसान नहीं होती कि हर आदमी उसको समझ सके। आम फहम, फहम का मतलब क्या, समझ, और उसको तवज्जो से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उनके मौज़ूआत में तनव्वुह है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो अपने खास अंदाज में कलम उठाते हैं यानी लिखते हैं, तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, मानाखिज इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ अंदाज़े बयां की वजह से अदबी चाशनी, अदबी शान पाई जाती है। अब देखें, कुछ आपको जो हुकूमत की तरफ से इनाम मिले हैं उनके बारे में बात है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के इतराफ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्मश्री का एजाज अता फरमाया। इसे भी आप याद रख सकते हैं। उनके साहित्य अकादमी के उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। 1970 ईस्वी में अलीगढ़ में रहलत फरमाई, यानी अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ, वफात हुई। अब देखिए, मज़ामीन रशीद जो है मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। खंदा जो है आपकी नशरी तकरीरों का मजमुआ है।
गंज हाय गिरा माया और हम नफसान, ये दोनों खाकों के मजमूए हैं। तो इन किताबों को याद रखना होगा, तभी आप को एग्जाम में मदद ज्यादा मिलेगी। जदीद गजल, उर्दू गजल की पुरजोर और मुदल्लल वकालत। आशिफ्ता बयानी मेरी, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। खुद नविश सवाने हयात, रशीद साहब की अहम तसनीफात हैं। अब इसके बाद में मजमून है चारपाई, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, चारपाई मजमून का कोई भी इख्तिबास आपको एग्जाम मिल सकता है और कहा जा सकता है दिए गए इख्तिबास की सियाको सबाक की रोशनी में तशरीह कीजिए। तो जो भी इख्तिबास आएगा आप उसके बारे में लिखना है कि ये मजमून या ये इबारत, ये इख्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से माखूज लिया गया है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का अदबी ज़राफ़त का एक दिलचस्प नमूना है। इस तरह से आप जो सियाको सबाक लिखेंगे और उसके बाद में जो भी आपके पास इख्तिबास होगा उसकी तशरीह आप हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे। चलिए अब मजमून देखते हैं, चारपाई को पढ़ते हैं और समझते हैं। चारपाई, चारपाई के बारे में देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या क्या बयान किया है। चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना और बिछौना है। यानी हिंदुस्तान में रहने वाला चारपाई जैसे मजहबी होता है, यानी उसके रगों में मजहब होता है, वो जो है मजहब प्रस्त होता है। चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम उसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है, हम इसी पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख भी मांगते हैं। कभी फिक्रे सुखन करते हैं यानी शेर व शायरी करते हैं, और कभी फिक्रे कौम, अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर उतना ही एतमाद यानी भरोसा है जितना कि बरतानिया को ICS, इंडियन सिविल सर्विस, मौजूदा नाम है IAS, इसका मौजूदा नाम क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर, शायर को काफिये पर या तालिब इल्म को गुलगपाड़े पर। अब देखिए, चारपाई की मिसाल मुलाजिम से दे सकते हैं। ये इक़्तिबास एग्जाम में, यानी ये वाला जो पोर्शन एग्जाम में आ चुका है। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। यह हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई आसामी ना थी यानी नौकरी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे, राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो लाट साहब से तय कर आए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इत्तेफाक करेंगे। रियासत में हलचल मच गई, इत्तेफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे, ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा, उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की, यानी मिसाल दी है कि कैसी हालत, सही हालत चारपाई की है। फर्क सिर्फ ये है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारामत यानी फायदेमंद होती है। फर्ज कीजिए आप बीमार हैं, सफर आखिरत का सामान हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है, दुनिया में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो शानदे की देगची सिरहाने रखी हुई, बड़ी बीवी तबीब, छोटी बीवी खिदमत गुजार, चारपाई से मिला हुआ बौलो ब्राज यानी पेशाब पैखाना, बौल का मतलब पेशाब, बराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशे जो यानी जौ का उबला हुआ पानी, रुई के फाये, कागज के टुकड़े, मच्छर भुंगे, घर या मोहल्ले के 2-1 बच्चे जिनमें एक आध जुकाम खसरे में मुब्तला। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गोर यानी कब्र ले जाएंगे। यानी अगर आपकी मौत हो जाए तो उसी चारपाई पर आपको लिटा कर कब्रिस्तान तक ले जाया जाता। गोर का मतलब क्या होता है? कब्र। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्लखाना, किला, खानकाह, खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शिफाखाना, सबकी हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होते हैं जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिक में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब माँ उचकन, टोपी, बैग,
बौची के बैठ गए और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ है या मेजबान बदनसीब। चारपाई ही पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खोंचे पर से झाड़ू नुमा मोर छल से मक्खियां उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चुगती और गालियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजिमत से सुबकदोश हो जाते हैं, यानी उससे हट जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काली कोठरी में दाखिल कर देते हैं और फिर साल भर का प्याज जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफा देहात एक मेजबान ने प्याज हटाकर उस खाकसार को ऐसी एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे और वह यकीनन 14 से ज्यादा थी। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा और कोई वाकिफ नहीं होता है। एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, फेहरिस्त, दवाखाना, सम्मन यानी बुलावा, जाली दस्तावेज के कुछ मुसव्वदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई पर से होती है। खानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, तशरीफ रखते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते हैं और हर गुनाहगार को सजा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सजा में हाथ, पांव, जुबान के अलावा डंडा, जूता तामलोट भी हैं, मुलविस हैं, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक्कुफ करने में गुस्से का ताव मध्यम न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने की बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की जरूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, उतनी ही मुर्गियां, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियां आ पहुंची। सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना सदरे दस्तरखान है। एक बच्चा ज्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीजी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज्यादा खाने पर, बकिया इस पर कि उनको मक्खियां खाए जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदजुबानी सुनती और बदतमीजी सहती जाती है। खाना खत्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम है तो इस तरह जान लेके भागे जैसे घर में आग लगी है। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन और मुआशरत, जरूरत और इजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानद ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसर सामानी, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, कोच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफियत का क्या अंदाजा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर होती है, हासिल होती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशे चमन। हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ऐशो फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक चारपाई ही इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। अब इस मजमून में जो थोड़े से मुश्किल अल्फाज से उनके यहाँ पे मानी दिए गए हैं, जैसे फिक्र सुखन का मतलब होता है शेर मौजू करना या मौजू करने के काम में मसरूफ होना, यानी शेर लिखना। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, अब उसे आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। असामी का मतलब नौकरी होता है, बॉल का मतलब पेशाब, ब्रास का मतलब पाखाना, आशे जौ का जोश दिया हुआ पानी जो बहुत कमजोर मरीजों को दिया जाता है। आराजी यानी जमीन, खेत। नक्शे सुलेमानी एक तरह का तावीज, सम्मन का अदालत में हाजिर होने का बुलावा।
कैलुला का मतलब दोपहर के खाने के बाद आराम करना। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके रशीद अहमद सिद्दीकी की सवाल हयात, उनके मजमून चारपाई को रीड किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।